Hey guys, welcome to PM पाठशाला guys. As I promised you to come with the video ताकि हमारा आज विजन आईएएस का जून मंथ का मैगजीन का इकोनॉमी सेक्शन कंप्लीट हो जाए और एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएं. सो गाइस आई कम विद दी शॉर्ट्स नाउ, ठीक है. और इसके साथ साथ एमसीक्यूज भी मैं लेकर आई हूँ वीडियो में. ध्यान से पहले शॉर्ट्स भी सुन लो, उसके बाद सारे एमसीक्यूज सॉल्व करना. और साथ में मैंने आपको एक मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी दिया है, प्लीज़ टू राइट दैट आल्सो, ठीक है. चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहले टॉपिक से, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गाइस क्या होती है? ऐसी इन्वेस्टमेंट जब कंपनी किसी इंडिविजुअल या कंपनी किसी कंट्री पे अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए करती है. जैसे मान लो इंडिया की कोई कंपनी यूके में जाकर अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एफडीआई कहते हैं. अब ना देखो क्या हुआ, एक ना डेटा रिलीज किया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, डीपीआईआईटी ने. यहाँ देखा जो एफडीआई का इनफ्लो है ना 2023-24 में, वो क्या कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया है बाय 3.49% टू $44.42 बिलियन एज कम्पेयर टू 2022-23. एक्सपेंड नहीं हुआ है, क्या हुआ है, उसका उल्टा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. देखते हैं कैसे कैसे और क्या की हाइलाइट्स हैं. अब महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव किया है. उसके बाद आपका महाराष्ट्र के बाद आपका गुजरात है, गुजरात के बाद कर्नाटका है. एंड दिस फैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है. तो महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका, इन तीनों स्टेट्स को 23-24 के लिए हाईएस्ट एफडीआई रिसीव हुआ है. सिंगापुर एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर टॉप सोर्स है फॉरेन इन्फ्लोज का. सबसे ज़्यादा हमें जो आ रहा है एफडीआई वो सिंगापुर से आ रहा है, मॉरिशस से आ रहा है, फिर यूएसए से आ रहा है. तो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जहाँ से एफडीआई आती है इंडिया में 2000 से लेकर 2024 तक. वो है मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसए, नीदरलैंड, जापान, ठीक है. सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में हमें एफडीआई मिलता है, तो यहाँ पर वो भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में, फॉलोड बाय हमारा जो सर्विस सेक्टर होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ हमें सबसे ज़्यादा एफडीआई देखने को मिलता है. अब आते हैं टॉप 5 सेक्टर्स जिसमें आपको हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो मिलता है ड्यूरिंग 2000-2024. चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ट्रेडिंग हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, इन सभी सेक्टर को हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो मिलता है. अब देखो एफडीआई मैंने आपको समझा दिया है. एफडीआई की पॉलिसी पे काम कौन करता है, तो नोडल डिपार्टमेंट उसका वही है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. एफडीआई परमिट दो तरीके से इंडिया में होता है. एक ऑटोमेटिक रूट होता है जिसमें कि गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एक गवर्नमेंट रूट होता है जिसमें कि जब भी कोई एफडीआई अगर लेकर आ रहा है हमारी कंट्री में, तो उसको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी. अब आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में लिखो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, ठीक है, वो आप बताओगे मुझे. फिर ना फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, ये सारे के सारे ना एफडीआई के रिसीट होती हैं. चाहे वो कन्वर्टेबल बॉन्ड है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, ये सारे के सारे एफडीआई के रिसीट होती हैं, ठीक है. अच्छा, एफडीआई कहाँ कहाँ पर किन किन सेक्टर्स में जिसकी बिल्कुल मनाही है, वो कौन से सेक्टर हैं, तो वो है एक लॉटरी का बिजनेस. लॉटरी में एफडीआई बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बल्कि बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दी गई है, कुछ ऐसा नहीं होगा. गैम्बलिंग, बेटिंग, चिटफंड, निधि कंपनी, इन सभी में एफडीआई पे क्रॉस मारा हुआ है. अब देखो किसी भी कंट्री के लिए एफडीआई इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, सिग्निफिकेंस क्या है एफडीआई का. तो एफडीआई का सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ देता है. ये क्या देता है, इकोनॉमिक ग्रोथ देता है. फिर बैकवर्ड एरियाज की डेवलपमेंट करता है, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी बना के रखता है. क्या कुछ कंसर्न्स भी हैं एफडीआई इंडिया में, हाँ जी बिल्कुल हैं. मोस्ट एफडीआई इनफ्लो जो है वो बहुत कम स्टेट्स में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है. एफडीआई की वजह से क्या हो रहा है, अनफेयर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है. अल्टीमेटली ये डोमेस्टिक कंपनीज को अफेक्ट करता है, ये सारी बातें हैं. अच्छा, ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पर एफडीआई प्रमोट हो रहा है, तो देखो हमने ना लिबरलाइज किया एफडीआई को सेक्टर्स में से. इंश्योरेंस है, पावर एक्सचेंज वाला है, इन्वेस्टमेंट है, प्रमोशन फैसिलिटेशन, इन्वेस्टमेंट इंडिया प्रोग्राम है. इन्वेस्टमेंट अगर हमारी बढ़ेगी, अट्रैक्ट हम ज़्यादा फॉरेनर इन्वेस्टर्स को करेंगे, तो उससे हमारा मेक इन इंडिया अच्छा होगा, हमें स्किलिंग में भी मिलेगी मदद, है ना, बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं.
तो उसके लिए हमने इसीलिए ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में इन्वेस्टर्स आएँ और इन्वेस्ट करें, ठीक है, उसीलिए इनिशिएटिव लिए गए हैं। सेकंड जो टॉपिक है उसमें बात करी जाएगी कि इंडिया का आउटलुक क्या है टू पॉजिटिव फ्रॉम स्टेबल, ठीक है। एसएनपी है, आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, जिसने इंडिया को ना बोला है कि वो पॉजिटिव है, उसका आउटलुक स्टेबल है। इंडिया अफर्म करता है ट्रिपल बी लॉन्ग टर्म एंड A3 शॉर्ट टर्म हमारा क्रेडिट रेटिंग आई है। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। देखो, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग निकाली जाती है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट के पास कितनी एबिलिटी है कि वो अपने डेट को, अपने कर्जों को किस हद तक अ, चुका सकते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग से ये पता चल जाता है कि आपकी कंट्री में कितने डिफॉल्ट्स होते हैं, विलिंगनेस क्या है, एबिलिटी क्या है बोरोवर्स की, वो कितना ऑब्लिगेशन मीट कर सकते हैं। ये सारी बातें क्रेडिट रेटिंग से पता चलती है। जैसे देखो, हर इंडिविजुअल की भी क्रेडिट रेटिंग कैसे पता चलती है कि वो कितने लोन्स लेता है, टाइमली चुका पाता है कि नहीं चुका पाता, उससे उसका सिबिल डिसाइड हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही क्रेडिट रेटिंग कंट्रीज की भी की जाती है। अब इसका पैरामीटर क्या होता है, कैसे पता चलता है, किसी रेटिंग को कैसे निकालते हैं इसमें, तो क्या करते हैं, वेरियस पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं टू रेट अ सॉवरेन इकोनॉमिक, जैसे ग्रोथ रेट निकाल लेंगे कंट्री का, इन्फ्लेशन निकाल लेंगे, गवर्नमेंट डेट, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल जीडीपी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट रेटिंग कंट्रीज को दी जाती है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो होती है ब्रॉडली आपकी एज इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, और आप कह लो कि स्पेकुलेटिव ग्रेड उस हिसाब से दी जाती है। और हायर रेटिंग, हाईएस्ट सेविंग अगर हो रही है, हाईएस्ट रेटिंग ट्रिपल ए को बोला जाता है, नॉट सेविंग, हाईएस्ट रेटिंग ट्रिपल ए को बोली जाती है, डी लोवेस्ट रेटिंग को माना जाता है। तो हम कहाँ आते हैं, ट्रिपल बी में आते हैं, ठीक है। एसएनपी और फिच हमें ये सारे सारे ना रेटिंग सेंटर्स हैं जो हमें रेट करते हैं, क्रेडिट रेटिंग निकालते हैं। मूडीज के अकॉर्डिंग हम बात पे हैं। अब अगर देखो, रेटिंग जितनी अच्छी फेवरेबल होगी, जो आपकी फॉरेन कंट्रीज होती हैं वो क्या करेंगी, आराम से आप पे इन्वेस्ट करेंगी, है ना। ग्लोबल कैपिटल मार्केट का एक्सेस बढ़ेगा, आपकी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। तो ये फ़ायदे होते हैं क्रेडिट रेटिंग में अच्छा स्कोर करने के, ठीक है। अब हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। सवाल ये आएगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट को निकालता कौन है, तो उसके पीछे कौन है, वर्ल्ड बैंक है जो निकालता है। इस रिपोर्ट को क्यों सिग्निफिकेंट माना जाता है, क्योंकि इससे ना पब्लिक इन्वेस्टमेंट का एक्सेलरेशन, इमर्जिंग मार्केट्स कैसे डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल कर रही हैं वो पता लग जाता है। अब की हाइलाइट्स में इसमें बोला गया इन्वेस्टमेंट का लेवल देखो सबसे पहले, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एवरेज अबाउट 25% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इन द मीडियन EMD। फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट इसी इकोनॉमीज का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक स्लो डाउन हुआ है पास्ट डिकेड में। बेनिफिट क्या होता है इस पूरे सिस्टम का, कि इससे ना इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलता है। समझ रहे हो मेरी बात को। टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक ये है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक निकालता है, इस रिपोर्ट में वो ये हाईलाइट करता है कि आपके इमर्जिंग मार्केट, डेवलपमेंट इकोनॉमीज किस तरह से आने वाले टाइम में डेवलपमेंट गोल्स को निभा पाएंगे। अब इसमें ना आपका कौन कौन से फैक्टर्स को चेक करा जाता है, सबसे पहले आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जाती है। अगर 1% GDP आपकी बूस्ट कर रही है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आपकी इंक्रीज हो रही है, तो उससे GDP बढ़ेगा 1.5%। आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ रहा है, ये सारी बातें इसमें लिख दी जाती हैं। हाउएवर, अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट आपकी में ऑल्सो क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रही है, या फिजिकल स्पेस आपका लिमिटेड है, आपका फिजिकल स्टिमुलस की वजह से सॉवरेन रिस्क है, बोरोइंग कॉस्ट पे रेज हो रही है, तो ये भी ऐसा है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई हमारी कंट्री की, बेनिफिट हम बता रहा है इसे निकालने का, बट सस्टेनेबिलिटी भी है। फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक अपने आप में बहुत क्रिटिकल फैक्टर है पब्लिक गुड्स को डिलीवर करने का। अब ये कह रहा है कि मैं ना आपको एक बात बताता हूँ। देखो, कहीं भी जब ना हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसकी ना रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि उसके बेनिफिट क्या होते हैं। जब भी आप ना पब्लिक इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो आपका फिजिकल स्पेस एक्सपेंड हो जाएगा, आपका टैक्स कलेक्शन अच्छा होगा, आपका फिजिकल फ्रेमवर्क सुधर जाएगा, आप अनवांटेड स्पेंडिंग नहीं करोगे, गलत गलत खर्चे नहीं करोगे। ये फ़ायदा होता है। फिर सेकंड फ़ायदा क्या होता है, आपकी ना पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने की अगर एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, तो आप करप्शन से बचाओगे अपनी कंट्री को। आपका ना ट्रिपल पी मॉडल बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है, ये फ़ायदे होंगे। फिर ये कह रहा है कि ना ग्लोबल सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा।
अगर आपका सारा सिस्टम बहुत तरीके से स्ट्रक्चरली काम करता है तो आपको बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट बाहर से मिल सकता है, टेक्निकल असिस्टेंस मिल सकती है। अब बात क्या आती है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कर रही है। यानी कि ना वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्रीज, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके क्या कर रही हैं, टोटल वैल्यू एक्विजिशन की बढ़ा रही हैं, लेस डिस्पोज कर रही हैं फिक्स एसेट्स में, मतलब फिक्स एसेट्स नए नए क्रिएट कर रही हैं, फिजिकल टेंजिबल इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा कर रही हैं, टेलीकम्युनिकेशन अच्छा कर रही हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, एजुकेशन पे, स्किल्स पे, नॉलेज पे। तो अगर आप ऐसा करते हो ना, तो उससे आपका बेनिफिट क्या होगा, आपका जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो सुधरेगा, उससे रैंकिंग भी सुधरेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करेंगी। ठीक है, ये फ़ायदा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यूएनसीटीडी रिपोर्ट पर है, ऑन ग्रोइंग पब्लिक डेट। देखो, वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2024 आई। इसमें ना ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के बारे में है। ये रिलीज़ करता है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इस रिपोर्ट में ना हाईलाइट करा गया है कि कैसे ना जो ग्लोबल पब्लिक डेट है वो एक अलार्मिंग स्टेज पर आ गई है, और ना हमें करंट डेट क्राइसिस को कैसे कैसे टैकल करना है। देखो, पब्लिक डेट का मतलब है कि ना जनरल गवर्नमेंट और आपके डोमेस्टिक और एक्सटर्नल डेट कितनी है। पब्लिक डेट में दोनों चीज़ें आती हैं कि गवर्नमेंट का डोमेस्टिक डेट कितना है, कितना उधारी आपने डोमेस्टिकली कर रखी है अपने ही घर में, और कितनी बाहर कर रखी है, वो सारा पब्लिक डेट में आता है। अब ना इस रिपोर्ट में क्या आया, इस रिपोर्ट में ये आया कि 2023 में ना जो हमारा ग्लोबल पब्लिक डेट है ना, वो आपका $97 ट्रिलियन पर पहुंच गया। फिर यहाँ पे जो ड्राइवर्स की बात है, तो कह रहा देखो, अब ना जब भी आपका इतना ज़्यादा आप कर्जा ले लोगे, आपको नहीं लगता आपकी परफॉर्मेंस ग्लोबल इकॉनमी पे कितनी अनइवन हो जाएगी, उसका कास्केडिंग इफेक्ट आपकी पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर ना आपके देश में समस्या ये भी है कि आपके रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। पब्लिक डेट इज डेवलपिंग कंट्रीज में अकाउंटिंग फॉर 30% ऑफ ग्लोबल टोटल। तो इससे ना क्या हो रहा है कि आपका जो पब्लिक डेट है वो बहुत बढ़ गया है। अब हाई पब्लिक डेट होने से ना आपका फिजिकल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और डेवलपमेंटल स्पेंडिंग आपकी, क्योंकि आप ना डेवलपमेंट पे पैसा नहीं लगा रहे हो, आप एजुकेशन हेल्थ पे नहीं लगा रहे हो, इसकी वजह से भी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत कर्जा बढ़ा है, तो आप कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो। क्लाइमेट इन एक्शन, आप क्लाइमेट इतना चेंज हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, है ना, वो उस पर भी काम नहीं कर पा रहे हो आप, तो देखो इतना नुकसान हो जाता है। अभी कह रहा है क्योंकि ना आपको अब इतनी सारी समस्याओं से आगे बढ़ना है, तो ना एक ना रोड मैप तैयार करो, ताकि ना आपका जो फिनेंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो जाए। तो वो कह रहा है कि उसके लिए ना इंक्लूसिव इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर तैयार करो। इसमें ना डेवलपिंग कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन बढ़ा दो, ग्रेटर लिक्विडिटी बढ़ा दो, और ना लॉन्ग टर्म फाइनेंस अफोर्डेबल कर दो। ताकि ना इनिशिएटिव बेसिकली ऐसा होना चाहिए जिससे ना आप सॉल्व करो डेट क्राइसिस को। जो हैवली इंडेटेड पुअर कंट्रीज़ हैं, है ना, इनको इनिशिएटिव लिया गया। आपका यूएनसीटीएडी के द्वारा ही डेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस सिस्टम प्रोग्राम तैयार करा गया। ऐसे ही ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंड टेबल होती है, आईएमएफ के साथ कोऑर्डिनेशन करके G20 प्रेसिडेंसी में हुआ था ये। तो कह रहा है ये सारे इनिशिएटिव ना बहुत ज़रूरी है लेने के लिए, ताकि फिनेंशियल चीज़ें हमारी ठीक होती जाएं। इसके बाद ना दूसरा आउटलुक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट्स का एक एक पॉइंट आई एम टेलिंग यू, इसीलिए मैंने अलग से वीडियो बना रही हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, मई 2024 का अपडेट। देखो, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, जहाँ भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके लिए ना अलग से बना लो, स्केड्यूल तैयार कर लो अपने पेजेस का, और उसमें सारी रिपोर्ट लिखो बैठ के। ठीक है, इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है ILO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस का एक यूनिट है। अब इसने हाईलाइट करा कि जो पूरे संसार की, पूरे जो वर्ल्ड का अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो स्लाइटली फॉल हुई है। कैसे हुई है बताता हूँ। कह रहा 183 मिलियन पीपल जो है वो अनएम्प्लॉयड है, बीइंग अवेलेबल एट शॉर्ट नोटिस एंड एक्टिवली, बहुत ज़्यादा एक्टिवली वो काम को ढूंढ रहे हैं। कह रहा 45.6% जो है ना, जो 15 से अब उससे अबव वो है वो एम्प्लॉयड है, कंपेयर टू 69.2% जो मैन है उनको गैप हो रहा है। ठीक है, मतलब उनके पास काम की समस्या है। अभी कह रहा है कि ना 45.6% वुमेन को इतनी प्रॉब्लम है, उनको काम एम्प्लॉयड खाली वो इतनी है, मैन खाली 69.2% का उसमें है। तो कह रहा है कि ना वुमेन को बेचारी को ऐसा क्या हो जाता है कि वो अनएम्प्लॉयड रह जाती है।
तो कह रहा समस्या पता है क्या आती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैरिज और पेरेंटहुड एक बहुत बड़ा जीवन में उसके क्राइसिस रहता है ना वुमेन के। अब ना देखो, वुमेन के साथ फिर दूसरी समस्या भी ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज में ना उसको ना अपना लेबर इनकम मैन के बराबर नहीं मिलता, कम मिलता है। ये भी उसको लगता है कि यार ये क्या बात हुई। फिर इनफॉर्मल वर्कर्स जो है वो बेचारे, उनके साथ तो और समस्या है। कह रहा 1.7 बिलियन 2005 में थी, 2024 में सिर्फ 2 बिलियन तक बताओ बढ़ा है। तो कह रहा कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन, इतनी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन इनकी इनकम का पार्ट तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं मतलब हो रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रेस्टन कर्व के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट कर्व, नया कर्व है, ध्यान से सुनना इसके बारे में क्या होता है। देखो, पहली बार ना प्रेस्टन कर्व को प्रपोज किया था अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था सैमुअल एच प्रेस्टन। 1975 में किया था इन्होंने। इन्होंने ना हाईलाइट करा कि ना जो इंक्रीज जैसे होता है ना, पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज होता है कंट्री का, डज नॉट कॉज मच ऑफ अ राइज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इट्स पॉपुलेशन बियॉन्ड अ पॉइंट। ये क्या कह रहा है, ध्यान समझना। कह रहा जब भी किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, जो आप को मिलती है, जो आपके इन हैंड पैसा होता है, उसको आप कह लो कि पर कैपिटा इनकम कहते हैं उसको, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि आपकी कंट्री में एवरेज इनकम जो एक व्यक्ति अर्न करता है उसको आप पर कैपिटा इनकम करते हो। क्योंकि इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इनकम डिवाइडेड बाय पीपल लिविंग इन द एरिया, है ना, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम ये कह देते हैं। फिर यहाँ ये कह रहा है कि आपका क्या होता है, पर कैपिटा इनकम आपकी कंट्री की कितनी राइज हो रही है। इससे ये मतलब नहीं होता कि इससे ना डज नॉट मच राइज लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी पॉपुलेशन की बियॉन्ड नहीं बढ़ जाएगी। मान लो आपके देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो क्या ये इस बात का सबूत है कि उस व्यक्ति की उम्र भी बढ़ जाएगी? हाँ, कई हद तक बढ़ सकती है कि वो मेडिसिन, हॉस्पिटल, अच्छी फैसिलिटी, न्यूट्रिशंस खा सकता है, बट बियॉन्ड अ पॉइंट तो नहीं बढ़ पाएगी, अमर तो नहीं हो जाएगा वो पैसे इतने सारे कमाने से। अब ये कह रहा है कि ना जब पुअर कंट्री ग्रो होना शुरू होती है ना, तो सबसे पहले उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, जिसकी वजह से, वैसे मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन सैनिटेशन अच्छा होने से उसका हेल्थ केयर बेटर होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, सर्टेन पॉइंट के टाइम पे कर्व शुरू में मूव किया, लेकिन एक पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, फ्लैटन होता जा रहा है। क्योंकि यार डेथ तो होगी, कभी तो होगी। इसी को कहते हैं क्या, प्रेस्टन कर्व, ठीक है। Now move to the next topic, that is Reserve Bank of India joins Project Nexus. Nexus एक तरह का मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, जिसमें इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स डोमेस्टिक आईपीएस को ज्वाइन कर कर की जाती है। आईपीएस यहाँ पर इंडियन पुलिस फोर्स बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जिसमें इंटर बैंक फंड ट्रांसफर होता है, कंफर्म करता है रिसीवर को, और विद इन अ मिनट पेमेंट हो जाती है। जैसे आपने यूपीआई में देखा है, सेम ऐसे ही होता है। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, किसने लॉन्च किया? तो वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन इट केयरफुली। प्रोजेक्ट नेक्सस आपका कॉन्सेप्चुलाइज करा है इनोवेशन हब ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने। BIS 1930 में आया, इसका हेडक्वार्टर्स, हेड ऑफिस बेसल स्विट्जरलैंड में है। 63 सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग आरबीआई इसका पार्ट है। ये इंडियन के पेमेंट इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को 4 आसियान कंट्रीज से साथ कनेक्टेड है। कौन है? MPST। कौन? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड एंड इंडिया ऑल्सो। एंड ये लाइव हो जाएगा 2026 तक, ये ध्यान रखना। और नेक्सस को डोमेस्टिक आईपीएस के साथ कनेक्ट करा जा रहा है, रादर देन आईपीएस कनेक्टर बिल्डिंग कस्टम कनेक्शन हर कंट्री के साथ। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार करा है जहां पर ऑपरेटर को क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए नेक्सस का, हो जाएगा। तो सबसे पहले ये G20 कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे चीपर, फास्टर और ट्रांसपेरेंट एक्सेसिबल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आसानी से हो जाएगी, तो पहले वही एम है अचीव करने का। अब प्रोजेक्ट नेक्सस के आने से सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आसान हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन टाइम आपका रिड्यूस होगा, लो कॉस्ट स्केलेबल आपका रेटिंग होगा, इससे इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम में आसानी हो जाएगी। लेकिन चैलेंज भी है, इंटरऑपरेबिलिटी है, हो सकता है दूसरी कंट्री में नेटवर्क्स ना हो, एक्सपेंसिव हो, स्लो हो, डिफिकल्ट करना हो, दूसरी करेंसी का एडिशनल जो स्टेप होता है करेंसी कन्वर्जन, वो कैसे करोगे, ये सारे इसके चैलेंजेस भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, आरबीआई ने क्या करा है, लॉन्च किया है बहुत सारे इनिशिएटिव्स को। आरबीआई ने क्या करा है, इनिशिएटिव ले रहा है 3 तरह के, जिससे कि पब्लिक का एक्सेस सेंट्रल बैंक
और रेगुलेटरी अप्रूवल्स पर आसानी से हो जाए। अब वो क्या है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहला प्लेटफॉर्म लेकर आया है आरबीआई, प्रवाह पोर्टल, यानी प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशंस वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। एक सिक्योर सेंट्रलाइज वेब बेस्ड पोर्टल है जिसमें आप ऑथराइजेशन लाइसेंस वगैरह देते हो। फिर है मोबाइल एप्लीकेशन फॉर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल है ये। एक फिनटेक रिपोजिटरी, ये सारे सिस्टम्स हैं जिसकी मदद से क्या किया जा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वेरियस इनिशिएटिव्स को फुलफिल हम कर पाएं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वेरिएबल रेपो रेट। रिसेंटली वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शन हुआ और किसने किया, आरबीआई ने करा। एक गुड रिस्पांस मिला बैंक से इसको। तो वीआरआर यानी वेरिएबल रेपो रेट होता क्या है, इसके बारे में चलते हैं। देखो, जब आरबीआई ना इकोनॉमी में पैसा डालना चाहती है, लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना चाहती है, बट बैंक खरीदने के लिए इतने आतुरता नहीं दिखाते हैं आरबीआई से, एट रेपो रेट इंटरेस्ट रेट पे नहीं चाहते हैं, ठीक है, जबकि लो भी है फिर भी वो नहीं चाहते हैं, मान लो बैंक का मन नहीं है। इन दैट केस आरबीआई क्या करता है, बैंक्स को वीआरआर रेट पर डिसाइडेड बाय मार्केट, और ये ना रेपो रेट से भी कम का होता है, उस पे फिर ये क्या करते हैं, रेट पर वीआरआर बैंक्स को पैसा देता है। अब देखो, वीआरआर तो समझ ही गए आप, इसका इंटरेस्ट रेट कम होता है इसलिए देती है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें बैंक जो है, जो आरबीआई है, वो आपके कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, ठीक है, और वो आरबीआई फिक्स करता है उसका इंटरेस्ट कितना होगा। अच्छा, जो बोरोइंग ड्यूरेशन होती है ना वीआरआर की, वो मोर देन 1 डे, यूजुअली 14 दिन तक होती है। शॉर्ट टर्म बैंकिंग सिस्टम में पैसा लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये सिमिलर है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो रेट है ना, उसकी तरह ही है। जब एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है तो आरबीआई पैसा खींचती है हमसे कि भैया पैसा वापस दो, तो उसके लिए कौन सा रेट होता है, वेरिएबल रेट रिवर्स, जैसे आपका रिवर्स रेपो रेट होता है वैसे ही यहाँ पर ये वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट के बारे में। देखो, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने $100 मिलियन रेस करा है थ्रू इट्स लंदन ब्रांच, जिसमें कि इन्होंने क्या बेचा है, 3 इयर्स सीनियर अनसिक्योर्ड फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स को, जो कि किसके अबव है, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट के। सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट होता क्या है, ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट है, यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड है, लोन्स एंड डेरिवेटिव्स में। इसमें ना रेट सेट करा जाता है जहाँ पर बैंक्स ना कैश को बोरो कर सकते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल और अदर बैंक ओवरनाइट, कोलेटराइज्ड बाय यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटी बैंक, और इट इज़ द यूएस रिप्लेसमेंट, हम ना यूएस रिप्लेसमेंट फॉर लिबॉर, इसीलिए ये बनाया गया है। सिक्योर ओवरनाइट किसका है, ये यूएस का है। एसबीआई ने $100 मिलियन यहाँ पे रेस करे हैं लंदन ब्रांच से, क्या कर रहा है, 3 साल के अनसिक्योर्ड फ्लोटिंग रेट बॉन्ड को बेचकर, ठीक है, ये करा है। ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट होता है, यूएस डॉलर में डिनोमिनेटिव होता है। लिबॉर लोन इशू करता था बेंचमार्क ऑफ सेलिंग इंटरेस्ट रेट पे लेकर, ऐसे ही अब हमने यूएस के साथ करा है। नेक्स्ट हमारा एक स्कीम के बारे में आता है, उस स्कीम का नाम है पंप एंड डंप स्कीम। कैसी स्कीम है, देखो, रिसेंटली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, सेबी ने बेसिकली क्या करा, फाइन लगाया कुछ इंडिविजुअल्स पर जो ना पंप एंड डंप ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये है क्या, ये इसमें रिकमेंड करा कि भाई ये लोग टेलीग्राम चैनल्स पर बहुत ज़्यादा ना प्राइस परचेजिंग स्टॉक्स का इन्फ्लेटेड प्राइस पे दिखाते हैं। अब ये है क्या, पंप एंड डंप स्कीम का मतलब है आर्टिफिशियली स्टॉक के प्राइस को बढ़ा हुआ दिखाना, क्या कर कर, इन्वेस्टर को मिसलीड और गलत इन्फॉर्मेशन या रिकमेंडेशन देकर। इट इज डन ओनली टू सेल स्टॉक एट एन इन्फ्लेटेड प्राइस। क्या क्यों जाता है, ताकि वो महंगे दाम पे खरीद लें। अब प्रिवलेंट है ये कहाँ पर, माइक्रो कैप, हम स्मॉल कैप सेक्टर में ये बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होती है, लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। इसका असर ये पड़ता है कि जो इन्वेस्टर है ना, उसको फिनेंशियल मार्केट पे कोई भरोसा नहीं रह जाता, उसका बहुत लॉस होता है। तो इसीलिए सेबी की गाइडलाइन के तहत इसको कम्प्लीटली पंप एंड डंप स्कीम के तहत ऐसे जो लोग करते हैं उनको कम्प्लीटली बैन किया गया है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेबी अमेंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस इन विट्स, ठीक है। न्यू नॉर्म आया है कि जब भी आप कोई यूनिट्स को इशू कर रहे हो जो भी प्राइवेटली प्लेस्ड है, ओनली टू द स्पॉन्सर इन एक्विजिशन ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या करना है। देखो, ये मूव सबसे पहले ली इसलिए गई है ताकि ना हम स्पॉन्सर जो सेलर है और जो बायर है ना,
उसके वैल्यूएशन के डिफरेंस को कम करना चाहते हैं। अब ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह है। इसमें इन्वेस्टर को अलाउ है कि वो इन्वेस्ट करे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि टोल रोड्स में, पावर लाइंस में, पाइपलाइंस में, इसलिए बनाया गया है। तो जो इंफ्रा कंपनीज हैं वो सेबी को ज़्यादा रेगुलेटेड है ना। सरफेसी एक्ट के द्वारा बोरोवर्स रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। ट्रस्टी, स्पॉन्सर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये पार्टीज होंगी। इसमें इनकी इनकम कैसे होगी? टोल, रेंट और इंटरेस्ट से और डिविडेंड से फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब इस तरह की चीज़ों से फ़ायदा देखो क्या होता है। लोअर टिकट साइज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट भी कर सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्ट कराएगा, किसी पॉइंट पे वो एग्जिट भी कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी रहती है, इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म पहले ही किया जाता है कि कहाँ मनी इन्वेस्ट करना है। लो रिस्क रहती है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। ऑपरेशनल रिस्क है, रिफाइनेंसिंग रिस्क है, रिटर्न रिस्क का इसका बड़ा रहता है कि रिटर्न कितना मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यू नेवर नो। ये बात है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है क्लियरिंग कॉरपोरेशंस। देखो, सेबी ने ना एक कमेटी बनाई है अंडर उषा थॉरर। वो क्या करेंगी? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, जो भी आपकी ये है ना क्लियरिंग कमेटीज हैं, इसके लिए ओनरशिप एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रिव्यू करेंगे। क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या होता है? एक ऐसी एंटिटी जो सेटलमेंट ट्रेड्स को, क्लियर के सिक्योरिटी को ट्रेड होता हुआ देखती है, सेटल होते हुए देखती है, क्लियर होते हुए देखती है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी मिलने के साथ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन तैयार करती है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन बहुत ज़रूरी काम है। यही सेंट्रल रिस्क मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन होता है। और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, जो ये सारा कुछ है, ये क्या करता है? ये नॉर्म्स ऐसे बनाता है, गवर्नेंस नॉर्म ऐसे बनाता है ताकि ये काम हो पाए। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो क्या करती है? स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को रेगुलेट करती है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने रिटेल इन्वेस्टर्स को बोला, भैया सावधान हो जाओ अगेंस्ट डेरिवेटिव ट्रेडिंग। कह रहा क्यों? होता क्या है? डेरिवेटिव्स का मतलब है वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि अंडरलाइंग असेट्स की वैल्यू को ड्रॉ किया जाता है। अब अंडरलाइंग असेट क्या होता है? कमोडिटी, सिक्योरिटी, करेंसी, इंडेक्स, इनको अंडरलाइंग असेट कहते हैं। अब ना क्या होता है, डेरिवेटिव्स जो होते हैं ना, इनको ना स्पेकुलेशन या हेजिंग करने के लिए करा जाता है। ठीक है, छुपाना किसी चीज़ को, समझ रहे हो? अब डेरिवेटिव्स में होता क्या है? डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ऑप्शन स्वैप्स वगैरह में, जो डेरिवेटिव मार्केट है इंडिया में, इसको कंट्रोल रेगुलेट सेबी करता है। दो तरह के डेरिवेटिव्स मार्केट होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड, जहाँ पर आपने स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ट्रेड हुआ, एक्सचेंज हुआ। एक होता है कि डिसेंट्रलाइज तरीका है कि ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्टर ने डायरेक्टली दो पार्टीज के बीच में जाके कॉन्ट्रैक्ट हुआ और अभी मिला और अभी खत्म भी हो गया, ऐसा सा ओटीसी कहते हैं इसको। डेरिवेटिव मार्केट होती जा रही है धीरे धीरे बड़ी खतरनाक। ठीक है, इसलिए इसने यहाँ पर बोला है कि देखो ये ना अल्टीमेटली स्पेकुलेशन करने के लिए होती है। ऐसी स्पेकुलेटिव मार्केट से देखो रिटेल इन्वेस्टर को तो बचाएगा ही बचाएगा। अब आप सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि रिटेल इन्वेस्टर कौन होता है। देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी प्ले वेरी सेफली। व्हाट डू यू मीन बाय रिटेल इन्वेस्टर्स? तो रिटेल इन्वेस्टर समझो कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को कहा जाता है जो नॉन प्रोफेशनल है। उसको नहीं पता बेचारे को कब खरीदना है, क्या करना है, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ खरीदना है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लेने हैं, क्योंकि उसका सीधा सा काम है। वो मार्केट में आएगा, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल होता है, वो खरीदता है, बेचता है, बाकेट बास्केट बनाता है, उसका इतना ही काम है। बात समझ रहे हो आप? तो अपनी सेविंग में से डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है, उसको कोई ट्रेंड सर्टिफिकेशन नहीं मिला होगा है। वो बस अपनी पर्सनल अर्निंग्स को इन्हांस करने के लिए कर रहा है। समझ, जैसे आप, हम, मैं और आप हैं, जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, अगर हम पैसा लगाते हैं, उनको मना करा जा रहा है कि ऐसे मत बनाओ, बड़े स्पेकुलेटिव है, यू नेवर नो, को आप कहीं नुकसान में ना आ जाओ किसी। उसी को हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फ्रंट रनिंग। अब क्या होता है? देखो, रिसेंटली म्यूचुअल फंड में ना कुछ फ्रंट रनिंग ऐसे कुछ एलिगेशंस निकल कर आए, डल्स नजर आया। फ्रंट रनिंग होता क्या है? आप जब नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों तक पहुंचाओ ताकि वो खरीदें और बेचें सिक्योरिटीज को, ऑप्शन या फ्यूचर के ऑप्शंस पर चले जाएं। समझ रहे हो? ये हरकत करना इंडिया में ये इलीगल है। इससे आप फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्फिडेंस को हिला के रखना चाहते हो, आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड को अनइवन कर देना चाहते हो। तो 2022 में ही सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड में रेगुलेशन लगाया था कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हो आप, ताकि फ्रंट रनिंग ना हो काउंटर करने के लिए। बट फ्रंट रनिंग के अभी कुछ केसेस आए तो फिर से अभी को लगा भाई ये क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट आपका आता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वा कल्चर की रिपोर्ट
2024 की रिपोर्ट आ गई, अगेन रिपोर्ट है, रिपोर्ट जहाँ आए उसको कहीं लिख लो। इट इज प्रिपेयर्ड एंड रिलीज्ड बाय फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द रिपोर्ट स्पेशल फोकस इस पे होता है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन। देखो वर्ल्ड का फिशरी एक्वाकल्चर प्रोडक्शन हिट अ न्यू हाई, क्योंकि 8% टोटल प्रोडक्शन बढ़ना और हम सेकंड नंबर पर हैं एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन में। पहली बार हमने एक्वेटिक सरपास कैप्चर फिशरीज को सरपास कर दिया, मेन प्रोड्यूसर बन गए हम एक्वेटिक एनिमल्स का। 1.9 मिलियन टन, सोचो इंडिया में फर्स्ट ऐसा इंडिया कंट्री है जिसमें इंलैंड फिशरीज का प्रोडक्शन होता है। अब कैसे क्या हुआ, देखो रोल क्या होता है एक्वेटिक फूड्स का क्लाइमेट एक्शन में। कह रहे 2023 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने ओशन डायलॉग में रिकॉग्नाइज करा कि हमारे एक्वेटिक फूड्स का पोटेंशियल क्या है, क्लाइमेट के हम कितने क्रिटिकल सोल्यूशंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फाओ क्या करता है, ट्रेडिशनल नॉलेज को इंटीग्रेट करता है और अडाप्ट करता है टू क्लाइमेट चेंज स्पेसिफिक एरियाज, जैसे आपका लोकल स्पीशीज है सूटेड फॉर इवॉल्विंग कंडीशंस। अब ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन में क्या कह रहा है कि जो फाओ ने इंट्रोड्यूस करा ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन विजन 2021 का, ताकि हमारा एक्वेटिक फूड सिस्टम, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन इंप्रूव हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव यही है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर एक्सपेंशन करना, ग्लोबल डिमांड का, फिशरीज मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाना, अपग्रेड करना एक्वेटिक वी आपके वैल्यू चेन्स को। इसीलिए ही इसको हम लेकर आते हैं। देखो किसी भी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इसीलिए इससे रिलेटेड ना कुछ एग्रीमेंट्स भी हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, जैसे कुनमुन मॉन्ट्रियल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये भी आया 2023 के अंदर। यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स ने कहा कि लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होनी चाहिए मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, ताकि हम बियॉन्ड लिमिट काम ना करें। फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर भी इंक्रीज़ हुआ, इस रिपोर्ट में ये निकल कर आया। इंडिया की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि एक अच्छा इंडिया में ना हाई पीएचएल सीरियल्स क्रॉप्स ये सब भी हो रहा है। नो लॉस भी बताया इसने कितना कहाँ पर हो रहा है हमें, है ना इसके अंदर। उसके बाद ना की ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पर ना पीएचएल इन इंडिया के बारे में कह रहा है कि देखो ऑन फार्म ऑपरेशंस है, फार्मर की एजुकेशन कम है, स्किल लेवल की दिक्कत है, वेदर कंडीशंस भी बड़ी इरेटिक हैं, डिफेक्टिव मशीनरी है, लीकेज बहुत ज़्यादा है, पुअर क्वालिटी की हमारे पास पैकेजिंग होती है, पॉलिसी नहीं है। ऐसे देखो जूट पैकिंग मटेरियल एक्ट है ना जूट बैग को बनाने के लिए, विच आर ससेप्टेबल टू, क्योंकि वहाँ पे ना इंसेक्ट मारना, पेस्ट मार जाना, कंटेमिनेशन, तो पॉलिसी इशू भी है थोड़ा सा। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है देखो ना आप ना एग्रीकल्चर को थोड़ा मैकेनाइज क्यों नहीं बना देते हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को थोड़ा रिफॉर्म करो, बूस्ट करो, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डीबीटी डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करो आप। अब इनिशिएटिव क्या लिए जाएँ जिससे कि जो आपका पीएचएल है ना वो ठीक होता चला जाए, क्योंकि देखो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है आपकी। तो ये आईसीआरआई का रिलीज पॉलिसी बिलीफ है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो इंडिया में हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहा है देखो फार्मर की इनकम को इन्हांस करना, फूड सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए, क्योंकि हमारा जो फूड ग्रेन सेक्टर है ना उसमें इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कह रहा है देखो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को दूर करने का तरीका है कि ना अपना प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम ले आओ, पीएम किसान संपदा योजना लेकर आओ, आप ना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तैयार कर दो। ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका ना जितने ही प्रॉब्लम्स हैं ये दूर होंगी। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे जो इकोनॉमी में है वो है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो 9 ऑफ इंडियन इम्पोर्ट्स ने ये पाया है कि भैया टॉप 100 ग्लोबल पोर्ट्स हैं हमारे, वो पोजीशन करेंगे। तो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसको किसने डेवलप करा है, वर्ल्ड बैंक ने, एसएनपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने। ये इंडेक्स कंपैरेबल असेसमेंट है परफॉर्मेंस बेस्ड वेसल टाइम एंड पोर्ट। इससे ना आपको अपॉर्चुनिटीज़ पता चलती हैं ताकि कैसे आप इम्प्रूव कर पाओ टर्मिनल और पोर्ट एट अल्टीमेटली बेनिफिट पब्लिक एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। टॉप रैंक कंटेनर पोर्ट सीपीपीआई यानी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस 2023 का किसको मिला है, ये मिला है चाइना के यांगसान पोर्ट में। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, याद रखना। इंडियन कितने पोर्ट्स, 9 इंडियन पोर्ट्स को ये पोजीशन मिली है 100 ग्लोबल पोर्ट्स पे जब ये हुआ 2023 का। निकालता कौन है, वर्ल्ड बैंक एंड एसएनपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस निकालती है। क्या करा जाता है इसमें, वेसल टाइम इन पोर्ट का परफॉर्मेंस चेक करा जाता है, टर्मिनल पर पोर्ट पे कैसे बेनिफिट ये कर रहा है, अपॉर्चुनिटी कैसे दे रहा है वो। टॉप रैंक्ड कौन है, तो ध्यान रखना चाइना का यांगशान पोर्ट को मिला है। ठीक है, टॉप रैंक कंटेनर पोर्ट। तो गाइज ये तो हमारा पूरा इकोनॉमी सेक्शन कवर हो गया। नाउ डायरेक्टली मूव टूवर्ड द क्वेश्चंस, एमसीक्यूज भी हैं उसमें, मेंस के भी क्वेश्चंस हैं, तो आपको वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, बिना सॉल्व किए
आपको खुद भी नहीं समझ आएगा क्या पढ़ रहे हो। तो बी श्योर कि आप अपना सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, उसमें बोल रहा है कि कंटेक्स्ट ऑफ रूरल क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस, केसीसी का फुल फॉर्म बताना है। पॉज करो, कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में बैंक्स का जो होता है, उसमें लेंडिंग आप किस किस को करते हो। फिर आपका प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। दिस इज द क्वेश्चन, देखो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुननी है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि ना आपको बताना है कौन प्लान करता है टू रेगुलेट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। सुबह हमने किया था, आपको बताना है कौन है ऐसा जो रेगुलेट करता है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। तो आपको फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड डील करना है, ठीक है, ये वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में जननी सुरक्षा योजना के बारे में मैंने क्वेश्चन दिया है, वो सॉल्व करना है आपको। फिर लखपति दीदी प्रोग्राम भी मैंने दे दिया है। तो ये क्वेश्चन है पूरा स्टेटमेंट वाइज, इसको ढंग से पढ़ना है और उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। फिर टेक्निकल टेक्सटाइल वाला टॉपिक आज करा है, फटाफट से आंसर भी कर लोगे आप, मुश्किल नहीं है कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन, आपको नाम बताना है। थोड़ा सा फैक्चुअल भी मैंने डाल दिया है। रिसेंट ईयर में कौन सा ऐसा कंट्री जिसको लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई मिला है, वो भी आपको भरना है। प्रेस्टन कर्व का मतलब क्या होता है वो भरना है, अभी हमने करा है ना। मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन मैंने रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड डाला है कि रेलवे सेफ्टी इंडियन रेलवेज के लिए बहुत क्रिटिकल इश्यूज है, लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड का। आपको मेजर कॉजेज ट्रेन एक्सीडेंट्स के डालने हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके लिए वो भी डालना है। So guys, this is all about our economy section. Tomorrow we'll meet and discuss security section as well. Thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to